Hello, students of MSc Final. I am Dr. Raksha Mishra. Today we'll discuss about the desert as an ecosystem in the lecture 3. And the previous also we have discussed the same topic, but in that we have discussed about the structural unit of the ecosystem. And today we'll discuss about the cycles in desertic ecosystem. किसी भी साइकिल की डेजर्ट के अंदर जो इकोसिस्टम होती है उसकी दो यूनिट्स होती हैं। कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे डेजर्ट का हो, सब में यूनिट्स जो होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल यूनिट और एक होती है फंक्शनल यूनिट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल यूनिट डिस्कस की थी, जिसमें हमने एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उनके क्या इफेक्ट होते हैं और वो क्या होता है। तो सभी में ही हर इकोसिस्टम में यूनिट्स पाई जाती हैं, पर उनके अंदर एबायोटिक चाहे सेम रहे पर बायोटिक ऑलमोस्ट वैसे इफेक्ट तो जो है इन्फ्लुएंस तो एबायोटिक का भी अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग होता है, पर बायोटिक भी चेंज हो जाता है। जैसे प्रोड्यूसर्स चेंज हो जाते हैं, कंज्यूमर्स चेंज हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स चेंज हो जाते हैं, तो वो सब चेंज हो जाते हैं, पर जो स्केलेटन होता है वो एक इकोसिस्टम का यही है। आज हम फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे इकोसिस्टम की, जिसके अंदर एनर्जी फ्लो आएगा और साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल्स आएगी। तो पहले तो मैं ये बता दूं एनर्जी फ्लो होता क्या है। एनर्जी फ्लो जो होता है वो एक जो है एनर्जी एक जैसे इकोसिस्टम के अंदर अगर हम इकोसिस्टम का स्केलेटन देखें तो उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं और जो है कंज्यूमर्स पाए जाते हैं और डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है वो हम देखेंगे, फिर वो कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं, और डिकम्पोजर्स एट लास्ट क्या है। तो ये एनर्जी जो है वो एक प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, कार्निवोर से डिकम्पोजर्स में जाती है। इस सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम थ्रू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। अब इसमें एनर्जी जो होती है वो कहाँ से ट्रैप होती है और कैसे कैसे आगे जाती है, किस किस फॉर्म में जाती है, दैट विल ऑल्सो डिस्कस हियर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रेडिएंट एनर्जी क्या होती है और कहाँ से मिलती है। तो रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो सूरज से ही मिलती है और कोई इसका सोर्स नहीं है। एनर्जी फ्रॉम सन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स। इसकी रेडिएंट एनर्जी को, सूरज द्वारा रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में सिर्फ प्लांट्स ही एकमात्र सोर्स हैं जो इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड एनर्जी है केमिकल एनर्जी। अब ये जो रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है या हीट एनर्जी क्या है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स बने थे फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स में, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ और भी कई एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस हुआ, जो भी एक्टिविटीज होती हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में किसी में भी, उसमें केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। वो हीट के फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। मैकेनिकल एनर्जी कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उससे वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये आपके तीन एनर्जीज हैं। एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी फ्लो, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी फाउंड इन दिस सीक्वेंशियल of the ecosystem. This also I have discussed here. Now the next topic we'll take that energy flow is unidirectional. ये दो लॉज हैं एनर्जी के, एनर्जी फ्लो के। तो पहला लॉ है एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स ये एक ही डायरेक्शन जाती है और वापस मुड़ करके, जैसे अब मैं समझाऊंगी आपको कि जैसे सूरज की रोशनी है उससे रेडिएंट एनर्जी प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स ट्रैप कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इधर बोर्ड पे देखिए आप, साइड में मैंने बना रखा है, एक चार्ट बना रखा है उसमें। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इसको ट्रैप करते हैं, रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमने सबने पहले भी पढ़ा है, फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है और वैसे भी डिस्कस करते ही रहते हैं। अब ये देखते हैं हम कि जो सोलर एनर्जी,
जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की थी। ये प्लांट्स कौन कौन से इस डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं इम्पॉर्टेंटली। तो ये अगर हम देखें तो इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रोडक्टिव होते हैं प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कैलिगोनम पॉलीगोनराइज, जिजिफस न्यूमोलेरिया। और इनकी सबकी अपनी अपनी जो है प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। और इसके अलावा अगर ग्रासेस लें तो सेंक्रस सिलियरिस। आर मिश्रा ने इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन की वेजिटेशन की इकोलॉजी को शो किया था। उन्होंने सीजनल इफेक्ट्स भी ऑब्जर्व किए थे जो कि डेजर्ट के ग्रासलैंड में एनुअल रेनफॉल में चेंजेस लाते हैं। डेजर्ट प्लांट कम्युनिटी की स्पीसीज जो है वो रेनी सीजन को में परफेक्ट करती है, जबकि कुछ ऐसी भी हैं जो समर सीजन में अच्छी तरह ग्रो करती हैं। गुप्ता ने 3 ग्रासेस ग्राउंड प्रोडक्टिविटी की रिपोर्ट की थी। उसमें से एक तो लेजायरस इंडिका है। ये डेजर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है लो रेनफॉल में भी बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसकी। फिर दूसरी अगर हम देखें तो वो है संक्रस एलियरिस। ये ग्रास जो है लो या पुअर रेनफॉल कंडीशन में दूसरी ग्रासेस की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है। पांडे ने और जोशी ने पेरिनियल स्पीसीज की स्टडी की थी। इसमें कैलोट्रोपिस, जिजिफस न्यूमेलेरिया, ये दोनों ज़ोरोफिटिक प्लांट्स हैं और इनकी फ्लैशी लीव्स होती हैं। जिजिफस जो है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स से में अपने आप को सर्वाइव करती हैं, अडेप्टेड रहती हैं। इनकी लीव्स हेरी एंड लेदरी टेक्सचर की होती है। इनकी स्टडी को शो जो है कैलोट्रोपिस जिंजिशिया एंड कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये जो है ये मैंने बताया आपको प्लांट्स के बारे में कि डेजर्ट के अंदर कौन कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं और कौन से प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं और ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन से जो है ज़्यादा ट्रैप सन एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी ट्रैप होती है। इसके अंदर एक फैक्टर और देखा गया है कि जितना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सन रेडिएंट एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है और क्योंकि हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है सन के कारण, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपीरेशन की लेवल भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम देखें इसके अंदर तो नेक्स्ट लेवल जो है एनर्जी, सन एनर्जी से, रेडिएंट एनर्जी से प्लांट्स ने उसको ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये जो केमिकल एनर्जी है इसको हर्बीवोर्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं वो एनिमल्स विच ओनली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और वो कौन कौन से ज़्यादातर पाए जाते हैं? कंगारू रैट, स्मॉल लेजार्ड, इंसेक्ट्स, ये सब हर्बीवोर्स है। रैबिट, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। गोट और भी बहुत हर्बीवोर्स हैं। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। अब इन प्लांट्स ने थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस सन एनर्जी को ट्रैप कर लिया, रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल में डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब दीज हर्बीवोर्स विल फीड अपॉन दीज प्लांट्स, ये इन प्लांट्स को खाते हैं, जिससे ये जो रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में आई थी ये इनके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अब पहला लेवल क्या था? सन, देन प्लांट्स एनर्जी किस में गई? हर्बीवोर्स में। अब हर्बीवोर्स जो थे, उन हर्बीवोर्स जो थे जैसे स्मॉल लेजार्ड या इंसेक्ट्स या कंगारू रैट या रैबिट जो भी थे, इनको कार्निवोर्स ने खा लिया। कार्निवोर्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर होते हैं, वो होते हैं स्नेक, लिजार्ड, स्नेक, लार्ज लिजार्ड, स्कॉर्पियन, फॉक्स, हॉक्स, ये सब कार्निवोर्स हैं। और ये कार्निवोर्स सब अपना खाना किस पे लेते हैं? हर्बीवोर्स पे। तो प्लांट से हर्बीवोर्स में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई थी वो कार्निवोर्स में चली जाती है और कार्निवोर्स जो होते हैं उसके बाद वो एनर्जी, अगर कार्निवोर्स खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स उस पर फीड करते हैं एंड थ्रू दिस कार्निवोर्स इट रीचेस टू द डिकम्पोजर्स। अब अगर हम देखें इस एनर्जी फ्लो के अंदर तो हम ये पाएंगे कि जो है एक लेवल से या एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में जाती है। अगर हम देखें
The radiant energy of the sun is locked up in this molecule of carbohydrate in the form of chemical energy. हमने क्या देखा था कि radiant energy sun से कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दी गई है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स कैन फिक्स द रेडिएंट एनर्जी इन दिस मैनर एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओनली द प्लांट्स कैन फिक्स अप दिस radiant energy into the chemical energy and they are the called producers. Some of these energy rich compounds are utilized by the autotrophs for their own metabolic. जब ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कुछ तो इनमें जो है इनके खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर ली जाती है, पर बहुत मतलब थोड़ी बहुत यूज की जाती है. बाकी तो ज्यादातर जो है ये स्टोर कर लेते हैं अपने ऑर्गन्स में, जैसे लीव्स में, स्टेम में या फ्रूट्स में. ये इसको इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये उसको स्टोर कर लेते हैं. द एनिमल्स, फंजाई एंड मैनी बैक्टीरिया लैक क्लोरोफिल एंड आर हेंस अनेबल टू फिक्स द लाइट एनर्जी. सीधे वो लाइट एनर्जी को फिक्स नहीं कर पाते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, रेडिएंट एनर्जी को. इसलिए ये जो हर्बीवोर्स होते हैं या एनिमल जो कह लीजिए, ये कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. दे ईट प्लांट एंड कंज्यूम द एनर्जी कंपाउंड्स फॉर द ओन मेटाबॉलिक. अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं. और these are called the consumers, and these consumers they consume the energy stored by the plants or the producers for the growth and reproduction. इनको अपने रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो इनको प्लांट से मिल जाती है. The chemical energy obtained from the producer is result as a result of respiration. मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है एनिमल्स में जिससे कि ये रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी. Some of it is used in biosynthesis, some in muscular contraction. एनिमल्स में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी काफी हीट निकलती है या एनर्जी निकलती है. और नेवर इन द फॉर्म. अच्छा, एक चीज और है, जब ये एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, जैसे प्लांट्स, हर्बीवोर्स ने प्लांट्स को खाया तो जो केमिकल एनर्जी हर्बीवोर्स में गई उस दौरान पूरी एनर्जी नहीं जाती है और ये एनर्जी डायरेक्ट रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में भी नहीं जाती है, ट्रांसफॉर्म होती है. ये कुछ ना कुछ बीच में थोड़ी सी एनर्जी लॉस होती है. दिस शोज दैट फ्लो ऑफ एनर्जी. हमने देखा था सब कुछ बायोसिंथेसिस में, कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में और कुछ सराउंडिंग हीट में. ये जो एनर्जी है ये सीधे नेक्स्ट लेवल में रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में नहीं जाती है, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जाती है. और इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के कारण इसमें से कुछ एनर्जी लॉस भी होती है. और एक चीज और है कि ये वापस सन में रोटेट होकर के सन में रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में वापस सन के पास नहीं जाती है. तो इस चीज से ये शो होता है कि this shows that the flow of energy in the ecosystem is non-cyclic and unidirectional unlike the cyclic. ये देख लिया अब हमने एकदम कि सन से डिकम्पोजर्स तक पहुंची एनर्जी पर वापस सन के पास रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में नहीं पहुंची. साइक्लिक के अंदर जैसे फ्लो ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये साइकिल्स जो है ये वापस साइक्लिक होकर के रोटेट होकर के वापस ओरिजिनल उस पर पहुंच जाती हैं. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो ये है कि एनर्जी जो है वो थोड़ी थोड़ी लॉस होती रहती है, कंप्लीट एनर्जी नहीं पहुंचती है. ये लॉस होते होते थोड़ी थोड़ी एनर्जी बीच बीच में लॉस होकर के लास्ट के अंदर थोड़ी सी एनर्जी पहुंचती है. इसके अलावा जो सेकेंड लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन्वॉल्व्स ओवरऑल एनर्जी चेंज फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड टू डिस्पर्स फॉर्म. कॉन्सेंट्रेटेड टू डिस्पर्स फॉर्म मीन्स रेडिएंट एनर्जी में जो कॉन्सेंट्रेशन थी एनर्जी की, जो लेवल था, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते जाते डिस्पर्स हो जाती है क्योंकि बीच बीच में एनर्जी लीक होती रहती है. तो कंप्लीट एनर्जी जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की थी या वो कंप्लीटली नहीं पहुंच पाती है. इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम इन विच एंड द एनर्जी फ्लो ऑफ द in the plants or in the ecosystem. Now the cycling of materials we will take in the next lesson.